हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी। यू आर स्टडिंग विद कमलजीत ककराना। आज का जो अपना सोम का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें अपन देखने वाले हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और सेकंड जो चैप्टर होगा वो इसी के साथ में, मतलब इसी फर्स्ट सब जो चैप्टर है इसी के अंदर होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने खुद को कुछ ज़्यादा ही एनलार्ज कर रखा है, तो वो इसलिए कर रखा है कि जैसे भी कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई अगर आपको फंक्शनिंग या फिर कुछ भी समझाना होगा कोई कॉन्सेप्ट, तो सोम के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि व्हाइट बोर्ड पर अपन पढ़ेंगे, पीडीएफ के थ्रू नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने खुद को एनलार्ज कर रखा है। जहाँ पर ज़रूरत होगी मैं खुद को एक बार स्क्रीन के ऊपर लेके आ जाऊँगा, अदरवाइज मैं ऑफ रखूँगा जो वीडियो डिवाइस है उसको, ठीक है। तो सबसे पहले चलो अपन बात करते हैं, अभी जब भी ज़रूरत होगी तब मैं वापस से स्क्रीन के ऊपर आ जाऊँगा। चलो, तो ये हुई बात अपनी सबसे फर्स्ट जो लेक्चर है अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर है, और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सबसे पहले अपन देखते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में स्ट्रेस, या फिर सबसे पहले एक बार देख लेते हैं जो मटेरियल की बात कर रहे हैं यहाँ पर अपन, उसमें सबसे पहले देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइल्ड स्टील। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइल्ड स्टील, अगर इसमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि अपन जो नॉर्मली यूज़ करते हैं एज एन रेनफोर्समेंट मटेरियल, वो माइल्ड स्टील ही क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि एक तो इसकी डक्टिलिटी जो है, डक्टिलिटी वेरी हाई होती है। डक्टिलिटी वेरी हाई होती है। या फिर सेकंड बात करें इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है सेम होता है, सेम एज कंक्रीट। जो कंक्रीट के लिए होता है उसी के लिए सेम होता है। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो अगर आपने कंक्रीट के अंदर माइल्ड स्टील का कोई बार यूज़ करना है, और उन दोनों के अंदर अगर थर्मल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट में अगर डिफरेंस होगा, तो इसका मतलब है कि वो उनको जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा या तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो जैसे ही टेम्परेचर इफेक्ट जो चेंज होगा, तो उसके बाद में वो कंक्रीट के साथ अगर सेम हुआ कंक्रीट से, तो वो एक साथ में एक्सपेंशन होगा या फिर कंप्रेशन होगा। लेकिन अगर उसके अंदर अलग अलग हुआ, तो हो सकता है कि जैसे कि कंक्रीट के अंदर से जो आपका बार जो है वो जगह छोड़ दें यहाँ से, और वो कुछ ज़्यादा एक्सपेंड कर जाए, और हो सकता है कंक्रीट यहीं पर रह गया। तो इसके लिए ये मटेरियल सबसे बेस्ट सूटेबल होता है, क्योंकि इसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो है वो सेम होता है कंक्रीट का। और कंक्रीट के लिए ये कितना होता है, ये भी ध्यान रखना कि 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। 12 × 10⁻⁻6। कई बार अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए ये भी ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि स्ट्रेंथ जो होती है टेंशन के अंदर और कंप्रेशन के अंदर वो लगभग सेम होती है। तो यील्ड स्ट्रेस इन कंप्रेशन जो है वो होता है 2.62 माइल्ड स्टील के लिए। और अगर बात करें यही सिग्मा वाई टी यील्ड स्ट्रेस इन टेंशन, तो ये होता है 2.50। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये लगभग एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन लगभग अप्रोक्सीमेटली ये सेम है। तो इसलिए भी ये मटीरियल जो माइल्ड स्टील मटेरियल है ये प्रीफर किया जाता है। फोर्थ, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसका यंग्स जो मॉड्यूलस है, यंग्स मॉड्यूलस ई जो है वो टेंशन के अंदर और कंप्रेशन के अंदर इक्वल होता है, एग्जैक्टली इक्वल होता है। 2.1 × 10⁵ मेगा पास्कल, 2.1 × 10⁵ मेगा पास्कल। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर ऐसा हो कहीं कि इसमें दिखने में इशू हो कि सर ये तो थोड़ा छोटा दिख रहा है या बड़ा दिख रहा है, ऐसा कुछ, तो एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, वेल्डेबिलिटी गुड होती है। वेल्डेबिलिटी गुड होने का मतलब क्या है कि जैसे कि आपने, ऐसा तो है नहीं कि बार्स जो हैं, एक मान लो आपके 60 मीटर का बार चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं कि 60 मीटर के बार एक ही बार आएगा, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन में इन सब में दिक्कत होगी। तो इसके लिए क्या है कि बार की एक लिमिटेड लेंथ होती है। अब उन लिमिटेड लेंथ में अगर है तो इनको या तो वेल्ड करना पड़ेगा या फिर इसकी ओवरलैपिंग वगैरह वायरिंग करनी पड़ेगी। और अगर इसका वेल्डिंग करनी हो तो इसके लिए वेल्डेबिलिटी, इसकी जो एबिलिटी है वेल्डिंग होने की, वो अच्छी होनी चाहिए, जो कि माइल्ड स्टील की होती है। और
अगर बात करें अदर मटेरियल से तो ये लेस कॉस्टली होता है, लेस कॉस्टली होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपनी किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइल्ड स्टील की। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना उस पर आ जाते हैं, स्ट्रेस। जो सोम का जो बेसिक है उसमें स्ट्रेस क्या होता है ये समझ लेते हैं अपन। स्ट्रेस क्या होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस, यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा समझने की। तो स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। जैसा कि मान लो मेरे पास में ये कोई बॉडी है या फिर कोई पेन है, ठीक है। अब अगर मैं इसको तोड़ना चाह रहा हूं, मतलब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, डिफॉर्मेशन, तो ये टूट नहीं रही है। कब तक नहीं टूटेगी, जब तक कि इसके लिए इसकी जो स्ट्रेंथ है उतना लोड नहीं अप्लाई हो जाता है इसके ऊपर। तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है इसी को बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि मान लो जैसे कि मैंने ये ही इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाया, जैसे कि मैंने मान लो इसको इस साइड में खींचा या फिर दोनों साइड से खींचा, तो दोनों साइड से इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो क्या होगा, इसमें स्ट्रेस जनरेट होगा। और अगर मान लो कि जैसे इस डायरेक्शन से मेरे पास में ये फ्री है, इस पे कोई लोड नहीं लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसको कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगा, रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगा तो इस डायरेक्शन में इसके पास में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। तो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपके पास में रेजिस्टेंस अगर किसी डायरेक्शन के अंदर ऑफर नहीं होता है तो उसके डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में, तो उसमें स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। ये होता है, अगर किसी को लिखना हो तो लिख लेना, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्ट्रेस के टाइप्स की, कि स्ट्रेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए स्ट्रेस के टाइप्स की, तो स्ट्रेस को मेनली दो टाइप के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला होगा नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा होगा टेंजेंशियल या फिर शियर स्ट्रेस। अब इसके अंदर नॉर्मल जो स्ट्रेस है इसका वापस से फिर टू टाइप्स के अंदर क्लासिफिकेशन है, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस या फिर दूसरा जो है बेंडिंग स्ट्रेस। अब बात करें अपन टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस की, तो ये भी टू टाइप्स में डिवाइडेड है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस या फिर दूसरा जो होगा टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके अंदर सबसे पहला जो टाइप मैंने बताया आपको नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस की। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस होता क्या है। जैसा मान लो आपके पास में ये ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर आपको मान लो यहां से ये किसी पे लगा हुआ है, किसी मतलब पिंड है या फिर कहीं पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको ऐसा समझ लो। फिर इसके बाद में मैंने क्या किया, इसके ऊपर इसकी एक्सिस, ये इसकी एक्सिस थी, ये इसकी क्या थी, एक्सिस। इसी के अलोंग अगर मैंने फोर्स लगाया तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल फोर्स। और इस एक्सियल फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने पर जो स्ट्रेस जो जनरेट होगा उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहां पर देख लीजिए, मान लो ये मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट था और ये इसकी एक्सिस थी, इसी एक्सिस के अलोंग मैंने P फोर्स लगाया, इसके ऊपर P फोर्स लगाया, और ये मान लो मेरा कोई क्रॉस सेक्शन था और इसका एरिया क्या है, A, क्रॉस सेक्शन का एरिया मेरे पास है A। ठीक है, तो अब मैं इस क्रॉस सेक्शन वाले एरिया को अलग अलग करके देखता हूं कि यहां पर क्या मिलता है मेरे को।
तो ये हो गया मेरे पास में अलग अलग। मान लो इस क्रॉस सेक्शन के अकॉर्ड इसके ऊपर मैंने इसको कट कर लिया एक्स एक्स के ऊपर, तो ये मैं मान सकता हूं इंटरनली फोर्स की बैलेंस करने के लिए P इधर लग रहा था, P इधर लग रहा था, तो अंदर कहीं किसी जगह पर P इधर लग रहा था और P इधर लग रहा था, तो ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस हो जाएंगे, मतलब नेट फोर्स जीरो है, लेकिन लग रहा है क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग देखोगे तो P के इक्वल फोर्स। ठीक है, अब इसके अंदर स्ट्रेस की बात करते हैं। सिग्मा स्ट्रेस जो होता है ना, स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं, अगर आप इसके फॉर्मूले की बात करो तो P अपॉन ए का मतलब है फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जरूर ध्यान रखना, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, इसका टोटल एरिया नहीं होता है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, जहां से कट करोगे, जिस सेक्शन के ऊपर कट करोगे वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये तो बात हो गई डायरेक्ट स्ट्रेस की। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस की। नेक्स्ट किसकी बात करने वाले हैं, सेकंड जो टाइप था डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस का, नॉर्मल स्ट्रेस का, वो था बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस ये इतना डेप्थ में इसलिए चल रहे हैं अपन अभी कि ताकि जो एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, इसके बाद में इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा डेप्थ में फिर JN के लेवल के नहीं है, फिर ज्यादा बाहर हो जाता है। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस तो एक बार देख लीजिए यहां पर कि बेंडिंग स्ट्रेस होता क्या है। जैसा कि मान लो ये मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट लगाया। अब बेंडिंग मोमेंट आप सबको पता होगा कि किसी एक्सिस के अबाउट अगर दोनों एक साइड से दोनों रोटेट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट। अगर मैं इसको यूं और इधर से यूं ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाने की कोशिश करूंगा तो वो बेंडिंग मोमेंट होगा। उस बेंडिंग मोमेंट के अगेंस्ट में जो भी स्ट्रेस आएगा उसको बोलेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। तो यहां तक समझ आ गया होगा कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। इसका एक डायग्राम बना के बता देता हूं आपको। जैसे ये मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था, थोड़ी सी हो सकता है कि जो आपका क्यूब बन रहा है वो थोड़ा सा अजीब हो सकता है। अब क्या हुआ, इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है इधर से और इधर से, ये इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, इसी एक्सिस के ऊपर बाहर की तरफ बात करें तो F फोर्स लग रहा होगा कोई। ठीक, इन दोनों फोर्सेस के बैलेंस की वजह से ही बेंडिंग मोमेंट लगेगा। तो ये सब बात होगी बेंडिंग स्ट्रेस की। अब अगर बेंडिंग इक्वेशन की बात करें, बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से जो एक्सिस जो बेंडिंग इक्वेशन आएगी उसकी बात करें तो एक बेंडिंग इक्वेशन आती है, वो जरूर ध्यान रखना आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। F अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर। ठीक है, ये होती है बेंडिंग इक्वेशन। अब इसके अंदर अलग अलग बता देता हूं कि F क्या है। F जो है वो है बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। I जो है क्या है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ऑफ द क्रॉस सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। अब ये भी देख लेते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है। न्यूट्रल एक्सिस ये होती है जिसके अबाउट, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक्सिस है जिसके अबाउट प्योर रोटेशन में हो बॉडी, किस में हो, प्योर रोटेशन के अंदर, तो उस एक्सिस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर बात करें आई की तो आई क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ बेंडिंग, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस टू द बेंडिंग। ये हो गया। यहां पर अपनी न्यूट्रल एक्सिस की बात भी हो गई है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट डायरेक्ट शियर स्ट्रेस के ऊपर, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस के ऊपर।
तो नेक्स्ट टाइप है वो लिख लेते हैं यहां पर, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। अब डायरेक्ट शियर स्ट्रेस क्या होता है वो समझना। जैसे मान लो मेरे पास में ये कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर मैंने यहां पर फोर्स लगाया, यहां पर क्या लगाया, फोर्स, जबकि एक्सियल फोर्स में क्या था, ये इसकी एक्सिस थी, इस एक्सिस के अबाउट फोर्स लगा रहा था मैं, लेकिन इसमें क्या कर रहा हूं मैं, इसके परपेंडिकुलर में फोर्स लगा रहा हूं। तो परपेंडिकुलर में फोर्स लगाने से क्या होगा, जैसे मान लो इसके टुकड़े टुकड़े होते हैं, अलग अलग टुकड़े टुकड़े होते हैं इस ऑब्जेक्ट के, तो क्या करता, एक टुकड़ा जो है दूसरे टुकड़े को छोड़ करके इसके ऊपर फिसलने की कोशिश करता। जैसे मान लो यहां समझिए, देखिए ये अगर इसके ऊपर फोर्स लगता तो ये देखिए यहां पर ये फिसलने की कोशिश करता, ठीक है। तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होता है, इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आता है इन डिफॉर्मेशन की वजह से, उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। कभी भी ध्यान रखना, शियर स्ट्रेस में कंफ्यूज मत होना। जो परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर जो ट्रांसवर्स बोलते हैं जिसको, ट्रांसवर्स जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन होंगी और उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। और ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है, ठीक है। अगर ट्रांसवर्स लोडिंग लग रही है तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगा वो होगा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस के अगर फॉर्मूले की बात करें, जो कि अपन बाद में शियर वाला जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे, तो एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, एस ए वाई बार अपॉन आई बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट अपना लास्ट टाइप जो बचा है, टॉर्जनल या टेंजेंशियल जो शियर स्ट्रेस है इसकी। अब ये देखिए, इसको समझिए यहां से, जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर मैं ऐसे अगर कोई फोर्स लगा रहा था तो ये था मोमेंट, ठीक है, इसकी एक्सिस के अबाउट और इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर फोर्स लगा रहा था तो वो था बेंडिंग मोमेंट। अगर इसके अबाउट लगाता हूं, जैसे इसको यूं पकड़ के घुमाता हूं यूं, तो ये इसमें क्या लगेगा, टॉर्क, ठीक है, ये क्या लगेगा, टॉर्क। और इस टॉर्क की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो होगा टॉर्जनल शियर स्ट्रेस, ठीक है। यहां तक समझ आ गई होगी बात कि टॉर्जनल शियर स्ट्रेस कैसे लगता है। और अगर बात करें जो टॉर्क की जो इक्वेशन होती है, जैसा बेंडिंग इक्वेशन थी वैसे ही टॉर्क की जो इक्वेशन है, टो अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। ये इक्वेशन भी ध्यान रखना। कई बार जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक कुछ पेपर की जो झलकियां दिखाई थी उसके अंदर डायरेक्ट बेंडिंग इक्वेशन पूछी हुई थी, ठीक है। तो ऐसे ही हो सकता है कि टॉर्जनल इक्वेशन भी पूछ ले आपसे। तो टी अपॉन आई पी इक्वल टू टो अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, जहां पर टो क्या है, टो क्या है, शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है एट रेडियस, शियर स्ट्रेस एट रेडियस आर, ठीक है। आर आपको पता है ये रेडियस है, जी जो है एंगल ऑफ ट्विस्ट, मतलब जो ट्विस्टिंग हो रही है वो कितने एंगल की हो रही है, ठीक है। आई पी जो है, आई पी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और टी आपको पता ही है टॉर्क है, और एल जो है वो जो आपका स्पेसिमेन या फिर जो भी सैंपल वाला पीस जो है उसकी लेंथ होगी। तो ये यहां तक बात हो गई स्ट्रेस की। स्ट्रेस की कंप्लीट बात हो चुकी है अपनी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्ट्रेन की, जैसे कि चैप्टर में मेंशन्ड है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होती है, जैसे ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने तोड़ने की कोशिश करी या फिर इसके अंदर डिफॉर्मेशंस लाने की या फिर इसमें विकृति लाने की कोशिश करी, तो मैंने जो ये डिफॉर्मेशंस जो होगी इसी को बोलते हैं स्ट्रेन, ठीक है। डिफॉर्मेशंस जो होती हैं इन्हीं को बोलते हैं क्या, स्ट्रेन। अब यहां से समझिए, और स्ट्रेन की सबसे जो खास बात होती है ये यूनिट लेस होती है। अभी पता चल जाएगा कि ये यूनिट लेस क्यों होती है,
ठीक है। तो स्ट्रेन को फिर फर्दर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो है वो है लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्जिट्यूडनल या फिर एक्सियल स्ट्रेन। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट था, इसको फोर्स की डायरेक्शन में ही खींचा, या मतलब या तो कंप्रेस किया या फिर टेंशन दी इसको, तो इसकी कंप्रेशन और टेंशन की वजह से जो डिफॉर्मेशंस आएंगी उसको बोलते हैं लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल या फिर एक्सियल स्ट्रेन। क्योंकि ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये इसकी एक्सिस है, तो इसी एक्सिस के अलोंग जो डिफॉर्मेशंस होंगी वो होंगी लीनियर, लॉन्गिट्यूडनल या फिर एक्सियल स्ट्रेन। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला देख लीजिए। लीनियर स्ट्रेन का फॉर्मूला देख लीजिए, डेल्टा एल अपॉन एल। जो मैंने मान लो आपको जो स्पेसिमेन दिखाया अभी, उसकी एल लेंथ थी, इसकी ये एल लेंथ थी, और जैसे मैंने इसको खींचा तो ये यहां तक कुछ डेल्टा एल इसकी लेंथ में चेंज हो गया, ठीक है। या तो मैंने इसको टेंशन दिया या फिर इसको कंप्रेशन दिया, तो ये डेल्टा एल हो सकता है पॉजिटिव हो या फिर हो सकता है नेगेटिव हो। लेकिन जो लीनियर स्ट्रेन जो होगा, इसके अंदर देखिए ये चेंज इन लेंथ है डिवाइड बाई इसकी ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो इसके अंदर जो ये इसकी मान लो मीटर है इसकी यूनिट, और इसकी भी मीटर है, तो इन दोनों मीटर से मीटर जो है कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ये जो है यूनिट लेस होती है स्ट्रेन जो है। ये हो गई अपनी बात लीनियर स्ट्रेन की। फिर लेटरल स्ट्रेन या फिर ट्रांसवर्स स्ट्रेन, जो नेक्स्ट टाइप है लेटरल स्ट्रेन या फिर ट्रांसवर्स। अब देखिए लेटरल या फिर जो ट्रांसवर्स स्ट्रेन है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये तो इसकी एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग अगर लग रही है डिफॉर्मेशन, इसके एक्सिस के अलोंग अगर फोर्स लग रहा है और उसकी वजह से अगर डिफॉर्मेशंस आ रही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, लॉन्गिट्यूडनल या फिर एक्सियल या फिर लीनियर स्ट्रेन। लेकिन अगर इसी एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर इसके ऊपर लोड लगता है और उसकी वजह से अगर डिफॉर्मेशंस आती हैं इसके ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन या फिर ट्रांसवर्स स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन या फिर ट्रांसवर्स स्ट्रेन। तो इस लेटरल या फिर जो ट्रांसवर्स स्ट्रेन है, इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू सेम वही डेल्टा डी अपॉन डी। डी जो क्या है, इस जैसे कि मान लो ये आपके पास में स्पेसिमेन है हुई, और इसके ये जो डायमीटर है इसका ये है डी। तो इस डायमीटर के अंदर अगर मान लो मैं इसके अंदर कंप्रेशन या फिर टेंशन लगाता हूं, तो ये डायमीटर जो है ये कुछ डेल्टा डी इंक्रीज हो गया, ठीक है, डेल्टा डी। तो इस जो चेंज इन ट्रांसवर्स डायमेंशन डिवाइड बाई ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है, जैसे डी इसका ओरिजिनल डायमीटर था, डेल्टा डी इसके अंदर चेंज था, तो डेल्टा डी बाई डी, इसको क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन। सेम इसके अंदर भी देखिए, अगर मीटर में इसको लिखे और मीटर में इसी को लिखे, तो दोनों ही कोई जो यूनिट जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है। यहां तक समझ आ गया होगा लेटरल स्ट्रेन और ट्रांसवर्स स्ट्रेन क्या होता है। अब इसकी बात करें स्ट्रेन के अंदर, अगर इसकी कोई, चलो स्ट्रेन तो यहां तक कंप्लीट हो गया, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे स्ट्रेन में। तो अब सबसे पहले अपन जाते हैं फिर इसके बाद में पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो जिसको किससे लिखते हैं, 1/m या फिर म्यू से भी डिनोट करते हैं, 1/m या फिर म्यू से भी डिनोट करते हैं। अब इसको पॉइजन्स रेशियो को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। मतलब कि म्यू इज इक्वल्स टू
लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन आप सबको समझ आ गया है कि लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, टू द लीनियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन, म्यू हो गया। अब म्यू की कुछ लिमिट्स होती हैं, म्यू की कुछ लिमिट्स होती हैं, वो मैं आपको यहां से एक बार रिकॉल करवा देता हूं कि म्यू की जो रेंज होती है वो देख लीजिए, 0.5 तो इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है, प्लस 0.5 है ना, और जो -1 जो होती है ना, -1 वो होती है सबसे कम लिमिट, सबसे कम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। अब ये भी देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो किस किस के लिए, जैसे कि अगर आपके बायोलॉजी का अगर कहीं पे क्वेश्चन अगर आ जाता आपके तो पूछ सकता है कि ह्यूमन टिश्यू का पॉइजन्स रेशियो कितना होता है, तो ये होता है -1, ठीक है। इसके बाद में जो वाइन की या फिर जो शैंपेन की बोतल होती है उसके ऊपर कॉर्क का जो कवरिंग है वो लगाई जाती है, वो इसलिए लगाई जाती है क्योंकि इसका पॉइजन्स रेशियो 0 है। पॉइजन्स रेशियो 0 है का मतलब क्या है, देखिए जैसे कि मान लो ये मेरे पास में कोई कैप है, मतलब ये कोई बोतल थी, इस बोतल के ऊपर मेरे को ये कैप लगानी है या फिर इसके अंदर इसको कैप को डालना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो डाल रहा हूं मैं कॉर्क का मटेरियल, इससे कवरिंग कर रहा हूं मैं, ताकि क्या है कि गैस वगैरह या फिर जो है जो लिक्विड जो है वो बाहर नहीं आए। तो इसमें क्या होना चाहिए, ये मेरे पास में ऐसा मटेरियल होना चाहिए ताकि इसकी जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए डायमेंशंस के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने ये मान लो ये कंप्रेस हुआ और ये इसके अंदर डल गया, तो इसके बाद में क्या करेगा, वापस से अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसके अंदर आ जाएगा और ये एकदम से बिल्कुल पैक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो शैंपेन वगैरह की बोतल्स होती हैं उनके ऊपर कॉर्क का जो कवरिंग जो है उसको यूज करते हैं, ठीक है। समझ आ गया यहाँ से कि कॉर्क की कवरिंग ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कॉर्क का जो पॉइजन्स रेशियो है वो 0 है। अब बात करते हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल कंक्रीट। कंक्रीट की जो होती है 0.1 से लेकर के 0.2 की रेंज में। फिर कास्ट आयरन जो है आपका, कास्ट आयरन की होती है 0.2 to 0.3। और माइल्ड स्टील जिसकी अपन ने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील की अगर बात करें तो ये होती है 0.2 से लेकर के 0.25 से लेकर के 0.33 ये होती है, 0.25 टू लेकर के 0.33 ये माइल्ड स्टील का हो गया। और जो सबसे ज़्यादा जो होता है ना, सबसे ज़्यादा, बाकी जो मटेरियल्स हैं वो आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा कि किसका कितना होता है। जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है रबर का, रबर का 0.45 से लेकर के 0.50। तो ये यहाँ तक पॉइंट जो अपना पॉइजन्स रेशियो वाला पॉइंट है वो कवर हो गया। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे यहाँ तक बता दीजिए, फिर उसको कवर कर लिया जाएगा। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। फिर एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं अपन यहाँ पर, टेंशन टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ माइल्ड स्टील। टेंशन टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ माइल्ड स्टील। तो इसके अंदर एक जो कर्व बनता है, जो ग्राफ बनता है, टेंसल स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व बनता है उसको ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो मैनेज करने के लिए, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे कैसे बनता है वो। ये बिल्कुल सीधी लाइन है ये, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे टेढ़ी वेढ़ी ना माने। फिर इसके बाद में ये यहाँ से आया, यहाँ पे गया, फिर इसको ये देखिए ये आ गया इसका पॉइंट, ठीक है। अब देखिए जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर है स्ट्रेस और इसके ऊपर है स्ट्रेन। अगर किसी के ऊपर से जा रहा है टेंशन जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं तो कोई बात नहीं, ये ज़्यादातर एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसमें से कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पूछ लिए जाते हैं तो वो ज़रूर ध्यान रखना आप। ये ओ पॉइंट, ये यहाँ पर ए पॉइंट, फिर यहाँ पर बी पॉइंट, फिर यहाँ पर सी डैश, फिर ये सी, फिर ये डी, फिर ये कुछ पॉइंट्स मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इनका आगे बात करेंगे अपन। ये एफ,
ठीक है। तो अगर बात करें इसके स्ट्रेन की कि सी पर कितना स्ट्रेन होता है, तो ये होता है 0.12%। डी पर अगर बात करें तो ये होता है 1.4%। और अगर ई पर बात करें तो ये होता है 10 to 12%। और अगर ये बात करें अपन एफ पर 25 to 30%। 25 to 30%। अब सबसे पहले जो है वो बात करते हैं अपन पॉइंट ए की। पॉइंट ए की, ये यहां से आपको पॉइंट ए दिख रहा होगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो पॉइंट ए को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं जो ओ ए तक जो है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। इसके अंदर क्या होता है? हुक्स लॉ वैलिड होता है यहां तक, ए पॉइंट तक हुक्स लॉ वैलिड होता है। हुक्स लॉ आगे देखेंगे हुक्स लॉ है क्या, ठीक है। अब फिर बात करते हैं बी की। तो बी तक क्या है? इलास्टिक लिमिट। ये प्रोपोर्शनल लिमिट थी, जबकि ओ बी तक क्या है? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या मतलब क्या है कि अगर आपने कोई लोड लगाया और उसके बाद में वापस से अनलोडिंग करी, तो ये जो इसके अंदर जितना भी स्ट्रेन आएगा वो रिलीज हो जाएगा और स्पेसिमेन या फिर जो भी सैंपल आपने लिया है वो वापस से ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाएगा। मान लो मैंने ये स्पेसिमेन लिया हुआ है, इसके ऊपर मैंने लोड लगाया और इसके ऊपर लोड लगा करके मैंने इसके अंदर कुछ स्ट्रेन जनरेट किया। अब स्ट्रेन आने के बाद में जैसे क्या किया मैंने, ये जो इसके ऊपर जो स्ट्रेस लगाया हुआ था, वो जो लोडिंग लगाई हुई थी वो रिलीज कर दी। तो इसके बाद में क्या होगा, जितना भी अगर ये कंप्रेस हुआ है या फिर टेंशन, जो इसके टेंसाइल नेचर का अगर फोर्स है तो टेंशन में आया होगा, ठीक है। तो ये जैसे मैंने लोड हटाया, ये वापस से अगर ये बी पॉइंट के अंदर तक लोड लगाया, मैंने बी पॉइंट तक का स्ट्रेस लगाया है, तो वापस हटाने के बाद में ये वापस से क्या हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल शेप जो है उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अब बात करते हैं पॉइंट जो है सी और सी डैश की। पॉइंट सी और सी डैश की। सी डैश को क्या बोलते हैं? अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट। जबकि सी को क्या बोलते हैं? लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। सी डैश को और सी को क्या बोलते हैं? लोअर यील्ड पॉइंट। अब सी डैश से सी पर कैसे आया स्ट्रेस? सी डैश से जैसे कि जैसे जैसे लोडिंग बढ़ा रहे हैं स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, स्ट्रेस ज्यादा होता जा रहा है, फिर सी डैश पे आके ऐसा होता है कि सी डैश से सी तक वापस से डिक्रीज होता है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि जो कार्बन के एटम्स होते हैं, जैसा आप सबको पता होगा कि जो स्टील जो होता है, माइल्ड स्टील या फिर कोई सा भी स्टील हो, उसके अंदर कार्बन के एटम्स होते हैं। अब इन कार्बन के एटम्स अगर, जैसे कि ये कार्बन के एटम्स मटेरियल के अंदर थे, ये अगर स्लिप हो गए, इधर उधर हो गए, तो इसकी वजह से जो है स्ट्रेस तो लग रहा है, स्ट्रेन तो आ रहा है, लेकिन स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन रीजन की। सीडी रीजन जो है, ठीक है, सीडी रीजन जो है इसको क्या बोलते हैं? यील्ड प्लेट्यू। यील्ड प्लेट्यू। और जो सी के करस्पॉन्डिंग में जो भी स्ट्रेस आएगा इसको क्या बोलेंगे? यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहां से माइल्ड स्टील जो है इसके बाद में एज एन प्लास्टिक मटेरियल बिहेव करना लग जाएगा। प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। अब प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करने का क्या मतलब है? जैसे कि मैंने इसके ऊपर लोडिंग लगाई थी, स्ट्रेस जनरेट हो गया, स्ट्रेस जनरेट होते होते इसके अंदर क्या हुआ कि जो इसके कार्बन के मॉलिक्यूल्स जो थे वो एक दूसरे के ऊपर नीचे स्लिप होने लग गए, उसकी वजह से स्ट्रेस इसमें कम होने लग गया। अब इसके बाद में क्या होता है इसमें कि जैसे सीडी रीजन के अंदर जो डिफॉर्मेशन जो आएगी, जैसे कि पहले क्या हो रहा था, बी लिमिट, बी तक क्या हो रहा था कि लोड हटा रहा था, वापस से इसकी शेप में वापस आ रहा था। लेकिन जैसे ही सी के बाद में, सी पॉइंट के बाद में क्या होगा, जैसे मैं इस पे लोड लगाया और ये अगर ऐसा कुछ मुड़ गया तो ये मुड़ा का मुड़ा ही रहेगा, मतलब ये इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन जो है वो परमानेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस। तो ये रीजन सीडी की बात हो गई। अब ये इसको प्लास्टिक रीजन भी बोलते हैं, यील्ड प्लेट्यू भी बोलते हैं, ठीक है। इस यील्ड प्लेट्यू के अंदर क्या है, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये लीनियर है, ये लीनियर है। तो लीनियर का मतलब क्या है? स्ट्रेस के अंदर कोई चेंज नहीं है, लेकिन स्ट्रेन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे 0.12% सा
था और इससे 1.4% हो गया। तो स्ट्रेस के अंदर विदाउट चेंज किए स्ट्रेन अगर कहीं बढ़ रहा है तो वो होता है प्लास्टिक रीजन। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। फिर इसके अंदर बात कर लेते हैं ई पॉइंट की। किस पॉइंट की? ई पॉइंट जो है इसकी। ठीक है, या फिर इससे अच्छा इससे पहले एक रीजन रह गया, डीई रीजन जो है वो रह गया। अगर कोई डिप्लोमा के स्टूडेंट सोच रहा है कि ये क्या चल रहा है तो थोड़ी देर रुक जाइए। टेंशन जो रिजल्ट्स जो हैं जो डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है, तो उनको समझ लेने दीजिए। तो इस पर अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो कोई इतनी खास बात नहीं है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो रीजन डीई की बात करें अगर, तो डी से ई की रीजन जो है इसको बोलते हैं, अब डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स भी ये जरूर ध्यान रख लेना कि डीई जो रीजन है इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। ठीक है, अब इसके अंदर स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में क्या है कि जैसे स्ट्रेन तो बढ़ ही रहा है, उसके साथ साथ में स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस तो हो गई थी, लेकिन इसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि ये जो स्ट्रेस है वो भी बढ़ने लग गया। तो इसमें क्या हुआ कि जो रैंडमनेस जो है मोलिकुलर लेवल पे, मोलिकुलर लेवल के ऊपर जो रैंडमनेस है, मतलब कि मोलिक्यूल्स इधर से उधर जाने लग गए। ठीक है, इसके अंदर क्या था, यहां पर कार्बन एटम्स जो थे वो रीएडजस्ट हो रहे थे, जबकि यहां पर क्या है कि वो रैंडमनेस आने लग जाएगी उनके अंदर। तो इस रैंडमनेस की वजह से उनके अंदर स्ट्रेस भी जो जनरेट होने लग जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस उसको ज्यादा मिलने लग जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट ई की। पॉइंट ई को क्या बोलते हैं? अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट। सबसे जो मैक्सिमम, अगर कोई पूछे कि आपको कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है माइल्ड स्टील का टेंशन के अंदर, उसके अंदर मैक्सिमम जो स्ट्रेस आता है उसको क्या बोलते हैं? तो वो होता है अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस, ये ध्यान रखना। अब दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक डक्टाइल मटेरियल होता है और एक ब्रिटल मटेरियल होता है। अब डक्टाइल मटेरियल के लिए डिजाइन स्ट्रेस जो होता है वो होता है यील्ड स्ट्रेस, क्योंकि उसके लिए अल्टीमेट स्ट्रेस जो है वो बहुत देर बाद में आता है, बहुत देर बाद में आता है। लेकिन ब्रिटल मटेरियल के लिए अल्टीमेट जो स्ट्रेस है वो आता है, क्योंकि उसके अंदर यील्ड स्ट्रेस जो है वो गायब रहता है। ठीक है, तो ये ब्रिटल के लिए है, और डिजाइन स्ट्रेस जो यील्ड स्ट्रेस है वो है डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। तो ये बात हो गई। और फिर लास्ट का जो पॉइंट बच जाता है अपना पॉइंट एफ। एफ को क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर पॉइंट। एफ को क्या है? फ्रैक्चर पॉइंट। वहां पर आकर क्या है, या फिर जो ये रीजन है ईएफ, ईएफ रीजन को क्या बोलते हैं? यहां से थोड़ा सा, जो ये ईएफ रीजन है इसको बोलते हैं नेकिंग रीजन। नेकिंग रीजन, क्योंकि अगर किसी मटेरियल के ऊपर आप स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, उसके बाद में क्या होगा, जो मटेरियल होगा वो परमानेंटली टूट जाएगा, मतलब उसके अंदर फ्रैक्चर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी पॉइंट को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, और जो इस रीजन को बोलते हैं नेकिंग रीजन। ये हो गया आपका टेंशन, जो टेस्ट के रिजल्ट्स थे उनकी बात। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट जो है कुछ दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और एक्चुअल स्ट्रेस, तो उनकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है और जो एक्चुअल स्ट्रेस है उनकी बात। इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ये थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको ताकि आपको सही से दिखे, होपफुली अब दिख रहा होगा। इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड जो एक्चुअल स्ट्रेस है उसकी बात। अब क्या होता है, जैसे कि कोई स्पेसिमेन है ये मेरे पास में, अब इसका मैं डायरेक्ट आपको है ना फॉर्मूला बताऊंगा, डेरिवेशन करके नहीं बताऊंगा।
और इसके ऊपर लोडिंग लग रही है P, लेकिन इसकी ओरिजिनल जो लेंथ थी वो थी L0, और इस लोडिंग की वजह से इसके अंदर जो चेंजेस आ गए वो आ गए डेल्टा L के, ठीक है। और अगर L की बात करें, यहाँ पर L भी एक फॉर्मूले में यूज आएगा, तो उसको बोलते हैं एक्चुअल लेंथ, मतलब जिस इंस्टेंट पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं लेंथ स्पेसिमेन की, उसको बोलते हैं एक्चुअल लेंथ या फिर इंस्टेंटेनियस लेंथ। तो अगर बात करें अपन सिग्मा जो है वो है एक्चुअल स्ट्रेस, तो एक्चुअल स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा नोट इंटू 1 प्लस माइनस एप्साइलन नोट। ये एप्साइलन नोट जो है ये है स्ट्रेन और ये है स्ट्रेस, ये है एक्चुअल स्ट्रेस, जबकि ये है इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो आ गया। अब प्लस किसके लिए आता है? प्लस आता है टेंशन के लिए। अरे लंबाई के अंदर या फिर जो भी डायमेंशन है उसके अंदर इंक्रीमेंट कब होगा? जब टेंशन होगा, और जो डिक्रीमेंट है वो कब होगा? जब कंप्रेशन आ रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों बात हो गई, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नोट इंटू 1 प्लस माइनस एप्साइलन नोट। इसको ध्यान रखना, कई बार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहां तक की बात हो गई अपनी। फिर कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स होते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स। तो इसके अंदर सबसे पहले कर्व की अगर बात करें तो इन सब कर्व्स के अंदर स्ट्रेस जो है वाई एक्सिस पे रहेगा और जो स्ट्रेन जो है वो एक्स एक्सिस पे। अगर ये लीनियर होता है तो इसको बोलेंगे लीनियर इलास्टिक कर्व। इन कर्व्स के नाम याद रखना आप, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट कर्व दे देता है और इसके एग्जाम में इसका नाम पूछ लेता है, या फिर ऐसा दे देगा कि लीनियर इलास्टिक कर्व इज फॉलोइंग में से कौन सा लीनियर इलास्टिक कर्व है। तो आपको जैसे ही लीनियर जो कर्व दिखे, अगर लीनियर मतलब एक सरल रेखा दिखे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? लीनियर इलास्टिक कर्व। सेकंड अगर बात करें, ये अगर लीनियर ना होकर के नॉन लीनियर हो, सेम इसके अंदर स्ट्रेस और इसके ऊपर स्ट्रेन, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन लीनियर इलास्टिक कर्व। नॉन लीनियर इलास्टिक कर्व। फिर थर्ड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो कर्व है, इधर स्ट्रेस आ जाएगा, इधर स्ट्रेन आ जाएगा। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन होती है तो इसको बोलेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, परफेक्टली प्लास्टिक कर्व। परफेक्टली प्लास्टिक कर्व। परफेक्टली प्लास्टिक कर्व। फोर्थ की बात करें अपन, स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, ठीक है। अगर इसमें सबसे पहले अगर आपको लगता है कि लीनियर दे रखा है और उसके बाद में एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई ये लाइन, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इलास्टिक तो है ही, जो फर्स्ट पोर्शन जो है वो इलास्टिक है, लीनियर इलास्टिक है विद प्लास्टिक कर्व, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लीनियर इलास्टिक विथ प्लास्टिक कर्व। लीनियर इलास्टिक विथ प्लास्टिक कर्व। फिर एक कर्व और बच जाता है। इन एग्जाम में डिप्लोमा वाले भी इनको, मतलब इन कर्व्स को तो सीरियसली लेना, इतना नहीं, ऐसा नहीं है कि कहीं इन कर्व्स को पढ़ना छोड़ दें। ये कर्व्स जो हैं एग्जाम में मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, जैसे सब्जेक्ट कंप्लीशन की ओर जाएगा उस टाइम पर क्वेश्चंस करवाएंगे हम, तो उसमें देखना इनके क्वेश्चंस आए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर। एक्स जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर स्ट्रेस और इधर स्ट्रेन। ये लीनियर, फिर इसका भी कुछ स्लोप होगा, मतलब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, तो इसका नाम क्या होगा? लीनियर इलास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग कर्व। लीनियर इलास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग कर्व, ये हो गया।
फिर एक और बच जाता है आपका, एक कर्व और रह गया, लास्ट जो कर्व है वो, ये था स्ट्रेस और ये था स्ट्रेन। इनके नाम ध्यान रखने, इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसके नाम ध्यान रखने। तो इसके जो वाई एक्सिस जो है इसके पैरेलल, मतलब एक्स एक्सिस पे इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, लेकिन वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई हो तो इसको क्या बोलेंगे, रिजिड कर्व। मतलब आप उस पे, मतलब आप क्या कर रहे हो, ऐसा कि मान लो मेरे पास में कोई दीवार है, ठीक है, इस दीवार के ऊपर मैं फोर्स तो लगा रहा हूं, तो इसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशंस नहीं होंगी, लेकिन क्या होगा, इसके ऊपर स्ट्रेस तो होगा, क्योंकि इस पर रेजिस्टेंस तो आ रहा है, डिफॉर्मेशंस ही तो नहीं हो रही लेकिन रेजिस्टेंस तो आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिजिड कर्व। तो आप देख सकते हैं यहां से कि यहां से जो जा रही है, यहां से देखिए ये यहां से स्टार्ट होकर के स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, ओनली स्ट्रेन नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिजिड कर्व। ये यहां तक बात हो गई अपनी रिजिड कर्व की। यहां तक सबको समझ आ गया? यहां तक सबको समझ आ गया क्या? चलो इसके बाद में मैं आपको कुछ अब प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं, ठीक है, प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं। तो इस प्रॉपर्टीज से बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी, तो स्ट्रेन एनर्जी जो है वो क्या होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि किसी भी, क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो कि किसी भी स्पेसिमेन के अंदर स्टोर्ड होती है। स्पेसिमेन या फिर कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर जो होता है, स्ट्रक्चरल मेंबर के अंदर स्टोर्ड होती है। स्ट्रक्चरल मेंबर के अंदर स्टोर्ड होती है कब, जब उसके ऊपर इलास्टिक डिफॉर्मेशंस आती हैं। तो ये ध्यान रखना, इलास्टिक डिफॉर्मेशंस के अगेंस्ट में जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेन एनर्जी। ये यहां से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, क्योंकि मैं इसको आगे जो प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं उनके अंदर यूज करूंगा, ठीक है। ये हो गया, स्ट्रेन एनर्जी कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद में अपन आ जाते हैं प्रॉपर्टीज वाले पोर्शन के ऊपर। प्रॉपर्टीज वाले पोर्शन के ऊपर तो इसमें अगर सबसे पहली अगर प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी क्या होती है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसके थ्रू अगर मैं इसके ऊपर कोई लोड लगा रहा हूं तो, और लोड हटाने के बाद में ये वापस से अपनी ओरिजिनल डायमेंशन के अंदर आ जाए। जैसा कि मान लो मैंने ये लोड लगाया है इसके ऊपर, ये यहाँ तक गया, मान लो ये यहाँ तक इसमें डिफॉर्मेशंस आ गई, लेकिन जैसे ही मैंने इस लोड को रिमूव किया तो ये जो डेल्टा एल था वो जीरो हो गया, मतलब कि वापस से इसी एंड के ऊपर आ गया स्पेसिमेन जो था, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को, मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। अब सबसे उसके आगे की बात करते हैं, इलास्टिसिटी के बाद में प्लास्टिसिटी, जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसकी बात कर लेते हैं, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी की बात करें तो इसके इलास्टिक लिमिट, जैसे कि इलास्टिक लिमिट आ गई इसकी, लेकिन इलास्टिक लिमिट के बाद में मैं क्या किया, बड़ा ही ढीठ बन करके इसके बाद में स्ट्रेस लगाया जा रहा हूं तो क्या होगा, इसके अंदर कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशंस आने लग जाएंगी, परमानेंट डिफॉर्मेशंस। तो इसकी वजह से क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन की वजह से कि वो वापस से अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसके अंदर कभी नहीं जा पाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी, ठीक है। यहां तक समझ आ गया होगा, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी की, तो डक्टिलिटी के अंदर क्या है कि अगर किसी भी स्पेसिमेन के ऊपर टेंशन फोर्स लगाया जाए, किसी भी स्पेसिमेन के ऊपर अगर टेंशन फोर्स या टेंशन लोड लगाया जाए
तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी में अगर स्ट्रेन लार्ज अमाउंट में डेवलप हो जाए, ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे मेरे पास में ये स्पेसिमेन था, मैंने इसको खींचा, देखिए थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कीजिए। जैसे क्या था कि ये मान लो ये मेरे पास में स्पेसिमेन था, इस स्पेसिमेन को मैं ऐसे पकड़ के यूं इधर से इधर टेंशन फोर्स लगा रहा हूं, तो इसके बाद में इसको तो भूल जाइए। अब ये जो स्पेसिमेन था ये किस में कन्वर्ट हो गया, मान लो ऐसे में। तो एक्स्ट्रा लार्ज जो डिफॉर्मेशन डेवलप होने की वजह से ये थिन वायर्स के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर ढल जाता है थिन वायर्स के अंदर, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि डक्टिलिटी किसको बोलते हैं। चलो, अब डक्टिलिटी में जैसे कि कोई डक्टाइल मटेरियल होता है, तो डक्टाइल मटेरियल की जो इलास्टिक स्ट्रेन जो होती है, इलास्टिक स्ट्रेन की अगर बात करें तो वो होती है ग्रेटर देन 5%। और जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं, जो डक्टाइल मटेरियल्स, उनकी जो डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी है, डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है। ठीक है, तो ये यहां तक बात हो गई डक्टाइल मटेरियल्स की और जो डक्टिलिटी की। फिर इसके बाद में बात की जाए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो वो है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस ब्रिटलनेस अब ब्रिटलनेस क्या होती है, एक्सटर्नल लोड लगाने के कारण बिना एक्सटेंशन के अगर मटेरियल फेल हो जाए, जैसे मान लो कि मेरे पास में ये स्पेसिमेन था, तो मैंने इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल लोड लगाया, ठीक है, तो इसमें एक्सटेंशन तो हुआ नहीं, मैंने जैसे ही लोड लगाया एकदम से चटक से करके टूट गया। ठीक है, तो इस फेलियर को क्या बोलते हैं, इस जो फेलियर होने की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस। ठीक है, अब ब्रिटलनेस जो ब्रिटल जो भी मटेरियल होते हैं उनके एग्जांपल्स देख लेते हैं यहां पर कि कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। हाई कार्बन स्टील, कंक्रीट हो गया, या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग सिरेमिक मटेरियल्स, स्ट्रॉन्ग सिरेमिक मटेरियल हो गया, या फिर ग्लास हो गया। अब इन बाकी मटेरियल से तो पता नहीं आप वाकिफ, आपको आपने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं किया, ग्लास वाला एक्सपीरियंस लगभग सबके साथ हुआ होगा, किसी ना किसी हर किसी से ग्लास तो जरूर टूटा होगा, तो उसका टूटने का आपको अंदाजा भी होगा कि वो कितना जल्दी टूटता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके एग्जांपल्स, ग्लास हो गया। और एक और एग्जांपल है इसका, कास्ट आयरन जो है वो भी ब्रिटल मटेरियल है, वो डक्टाइल मटेरियल नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो वो है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी अब जैसे क्या हुआ, मेरे पास में ये मटेरियल था, अब मैंने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल लोड लगाया, ठीक है, ये मैंने इसको खींचा। अब खींचने के बाद में क्या हुआ, जैसे अगर ये वायर के अंदर परिवर्तित हो गया तो इस मटेरियल इसकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ कि ये बिल्कुल थिन शीट के अंदर, मतलब ये ऐसे ही रहा, तो ऐसे ही ये वायर में ये डायमेंशन जो इसकी ये कम नहीं हुई, जबकि ये फैलती गई, इसके बाद में ये क्या हुआ, बिल्कुल एकदम थिन शीट्स के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। अगर ये एक्सटर्नल लोड लगाने की वजह से, एक्सटर्नल लोड की वजह से अगर थिन शीट्स के अंदर कोई मटेरियल कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, मैलिएबिलिटी, मतलब वो मटेरियल जो है वो मैलिएबल है। ठीक है, यहां तक बात हो गई। तो आज का लेक्चर जो है वो आई थिंक सफिशिएंट है आपके लिए भी, क्योंकि ज़्यादा सोम पढ़ोगे इतना एक दिन में तो हजम नहीं हो पाएगा फिर वो। ठीक है, तो ये सब बात हो गई आज के लेक्चर्स की। अगर आज के लेक्चर में कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और हाँ,
कमेंट सेक्शन में मुझे एक चीज और बताना कि जैसे आपने आज जो व्हाइट बोर्ड से पढ़ा बिना पीडीएफ के सॉम, वो आपको कैसा लगा, उसमें अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी बता दीजिए, वो भी आप फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के, ठीक है। और ऐसा लगा किसी को कि भाई ज़्यादा इन डेप्थ जा रहे हैं तो वो भी बता दीजिए, तो कल से हो सकता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट्स करें आपके लिए, जो भी मतलब जो सरफेशियल थिंग्स हैं उनको लेकर के आएँ कि भाई इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है अपने को, या फिर जो चल रहा है वो सही चल रहा है, तो ऐसा इसके लिए भी आप जो रिस्पॉन्स है आपका वो बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सोम के में, इन प्रॉपर्टीज ऑफ जो मटेरियल्स हैं उनको ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और जो ₹1 का जो डोनेशन कर सकता है, जो एबल है, जो समर्थ है, वो जो भी स्टूडेंट है वो ₹1 का डोनेशन अगर कर सकता है तो करे, क्योंकि उससे होगा क्या, जो दूर दराज जो भी बैठे, जो भी टीएसपी एरिया या फिर ऐसे कुछ जो भी जहाँ तक की रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उनके लिए हमारी जो सर्विसेज जो फ्री में चल रही हैं वो कंटिन्यू रह पाएंगी और उन तक पहुँच पाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद दोस्तों।